ओके, हेलो बीएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, हम बात कर रहे थे हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट स्टीरियो केमिस्ट्री पे, जिस पे फिलहाल 10 लेक्चर्स कवर हो चुके हैं। आज बात करते हैं 11th लेक्चर पे, जिसका टॉपिक बनेगा आपका एनेंटियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपसे बोल सकती हूँ, इससे 100% चांस रहते हैं कि आपका क्वेश्चन बने। और क्वेश्चन कैसे बनता है पता है आपको? आपसे बोलेंगे एनेंटियोमर्स को डिस्क्राइब करो, आपने इसके डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज, एग्जाम्पल वगैरह सब बताना है। सेम वे पे डायस्टीरियोमर्स के बारे में भी पूछेंगे। लेकिन कभी कभार क्वेश्चन ऐसा भी बन जाता है कि आपने इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना होता है, बिकॉज एक ही कंपाउंड के जितने भी ऑप्टिकल आइसोमर बनते हैं उन्हीं में आपको कुछ एनेंटियोमर्स और कुछ डायस्टीरियोमर्स बनता है। ठीक है, अभी में भी आपको क्लियर नहीं आ रहा होगा, धीरे धीरे सब क्लियर आएगा। तो मैं बस इतना बोलना चाह रही हूँ कि आपको पर्टिकुलरली एनेंटियोमर्स और डायस्टीरियोमर पे क्वेश्चन तो बनता है, लेकिन कभी कभार क्वेश्चन इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने पे भी आ जाता है। तो आज का लेक्चर मैंने कुछ इस तरीके से प्रिपेयर किया है कि आपसे क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे आप अपना आंसर कर पाओगे। ठीक है, अब देखो ना, मैं आज आपको पहले थ्योरी नहीं कराऊंगी, पहले मैं आपको आपका एग्जाम्पल समझाऊंगी। जब आप एग्जाम्पल समझ जाएंगे तो आपको आपका कॉन्सेप्ट खुद ब खुद क्लियर आ जाएगा। ठीक है, तो थ्योरी तो आप आसानी से ही कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर रही हूँ मैं डायरेक्टली लेक्चर। आज सिलेबस वगैरह कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बस ध्यान से सुनते रहो। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पे आपने ऐसे लिखना एग्जाम्पल है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ एनेंटियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स आर एक्सप्लेन बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ ए कंपाउंड हैविंग ए मोर देन वन कायरल कार्बन। तो ये बोल रहा है अगर आपको एनेंटियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स के कॉन्सेप्ट को समझना है तो हम एक ऐसे कंपाउंड का एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं जिसके पास एक से ज्यादा कायरल कार्बन हो। तो देखो, कायरल कार्बन तो आपको पता है, ऐसा कार्बन जिसके पास 4 डिफरेंट टाइप के ग्रुप होते हैं उसे कायरल कार्बन कहते हैं, पहले भी बताया हुआ है। तो हम यहाँ हमारे पास देखो एग्जाम्पल तो बहुत होते हैं, वैसे हम यहाँ पर जो एग्जाम्पल कंसीडर कर रहे हैं वो है टार्ट्रिक एसिड का। टार्ट्रिक एसिड के बारे में मैंने पहले भी कुछ बताया था। क्या बताया था? मैंने आपको बोला था कि जितना भी आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, सब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर ही हम पढ़ रहे हैं। तो ये बोलते हैं कि जितना भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का ये जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले आपका किसने दिया था? लुईस पॉस्चर ने दिया था। उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट वगैरह सब बताया हुआ है। और किस पे किया था? उन्होंने सॉल्यूशन दिया था टार्ट्रिक एसिड का, और इसी पे इन्होंने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को ऑब्जर्व किया हुआ था। और उसी टार्ट्रिक एसिड को आज हम कंसीडर करते हुए अपना एनेंटियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स को भी समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि टार्ट्रिक एसिड का फॉर्मूला और टार्ट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाना, क्योंकि जब तक आप स्ट्रक्चर वगैरह ड्रॉ नहीं करोगे तो कैसे आपका आगे का काम होगा। ठीक है, तो बहुत आसान है। टार्ट्रिक एसिड का फॉर्मूला तो कार्बन का होता है, इसमें 4, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं 6। अभी याद हो जाएगा, टार्ट्रिक एसिड में कार्बन कितने होते हैं? 4, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने होते हैं? 6। अभी याद हो गया, टार्ट्रिक एसिड इसे हम बोलते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? स्ट्रक्चर भी बहुत आसान है। तो देखो, मैं इसी में आपको एक एग्जाम्पल में कंसिडर कराते बताती हूँ। देखो, कार्बन मैंने बोला कितने होने चाहिए? 4 होने चाहिए। तो आपने याद रखना है कि 4 मुझे कार्बन ऐसे ड्रॉ करना है कि ये मेरा पहला कार्बन हो गया, ये वाला मेरा दूसरा कार्बन, ये मेरा तीसरा कार्बन, और ये मेरा क्या हुआ? चौथा कार्बन। ठीक है, अब अगली चीज क्या याद करनी है? अब ये याद रखनी है कि हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो 6 है, लेकिन इनको मैंने अरेंज ऐसे किया है। देखो होता क्या है ना, आपने बस एक काम करना है कि पहले वाली पोजीशन और जो आपकी आखिरी वाली पोजीशन है, बोले तो कार्बन नंबर फर्स्ट एंड कार्बन नंबर फोर्थ पे आपने कार्बोक्सी ग्रुप को लगा देना, बिकॉज हम तो टार्ट्रिक एसिड पढ़ रहे हैं ना। एसिड है तो इसमें COH ग्रुप होगा ही। तो बस याद करने के लिए बोल रही हूँ कि इतना याद रखना, टार्ट्रिक एसिड का फॉर्मूला आपने याद रखना। फिर 4 कार्बन जब आप अरेंज करोगे तो पहले और चौथे कार्बन पे COH ग्रुप जोड़ देना। अब बचा दूसरा और तीसरा कार्बन, दूसरे और तीसरे कार्बन पे क्या जोड़ना है? बस इन दोनों में आपने हाइड्रोक्सी ग्रुप को जोड़ देना है। अब आप यहाँ पे भी हाइड्रोक्सी ग्रुप, आपने कार्बन के साथ हाइड्रोक्सी जोड़ना है, तो मैंने एक यहाँ पे जोड़ दिया, एक इस साइड जोड़ दिया। आपकी चॉइस, आप यहाँ पे भी जोड़ सकते हो, आपकी मर्जी। बस आपने इस कार्बन मतलब कार्बन नंबर सेकेंड और कार्बन नंबर थर्ड के पास हाइड्रोक्सी ग्रुप को जोड़ना है। और दोनों साइड हाइड्रोजन भी आ गए, क्योंकि वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है, तो हाइड्रोजन को भी हमने डाल दिया। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका टार्ट्रिक एसिड का, जिसमें मैंने सिंपली बोला कि हमारे पास थे 4 कार्बन एटम। दोबारा रिवाइज करा रही, 4 कार्बन को आपने एज इट इज लिखना है। पहली पोजीशन में और आखिरी पोजीशन में COH ग्रुप जोड़ देना है। दूसरी पोजीशन में और तीसरी पोजीशन में OH ग्रुप लगा देना है। और इनकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन यहाँ पर को आ जाता है, ये आपको पता है। तो ये बन गया हमारा टार्ट्रिक एसिड का फॉर्मूला। ठीक हो गया, डन हो गया। अब जब आप टार्ट्रिक एसिड के फॉर्मूले को बना लेंगे तो अब हम बात करेंगे एनेंटियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स होते क्या है। तो एक लाइन आपको अभी अपने दिमाग में रख लेनी है कि एनेंटियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स कुछ नई चीज नहीं है। ये आपके एक टाइप के क्या होते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। मतलब किसी भी कंपाउंड का, जैसे यहाँ पे मैं टार्ट्रिक एसिड ले रही हूँ ना, अभी थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, आगे चीजें डेफिनेटली क्लियर आएंगी। मैंने क्या बोला? हमने कोई भी कंपाउंड लिया टार्ट्रिक एसिड,
अब इसके मैं ऑप्टिकल आइसोमर्स लिखूं तो मैंने देखो पहले ये बताओ ऑप्टिकल आइसोमर्स होते क्या है। तो आपको पता है आइसोमर को जब हम तोड़ते हैं तो ये दो वर्ड से बना है, आइसो और मर। बार बार बता रही हूँ, आइसो मतलब होता है सेम और मर मतलब होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। ओके, और यहाँ पे आप टार्ट्रिक एसिड के देखोगे तो इस टार्ट्रिक एसिड के 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स बनते हैं। अब ये 4 ही क्यों बनते हैं वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। तो ये 4 जो मैंने ऑप्टिकल आइसोमर बनाए अपने टार्ट्रिक एसिड के, इन सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप देख लो बिल्कुल सेम है। इट मीन्स ये आइसोमर तो है, लेकिन ये ऑप्टिकल है, ये कैसे पता चला? तो ऑप्टिकल तो ऑब्वियस सी बात है आपका एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली ये देखा जाता है कि वो आइसोमर जो प्लेन पोलराइज लाइट की और कुछ न कुछ बिहेवियर शो करते हैं वही आपके ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं, और ये कुछ न कुछ बिहेवियर शो कर रहे होंगे डेफिनेटली, इस वजह से ये आपके ऑप्टिकल आइसोमर है। ओके, अब मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ, हमको बताए ऑप्टिकल आइसोमर स्टीरियो आइसोमर का ही तो पार्ट है। स्टीरियो आइसोमर के दो पार्ट थे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर। तो देखो ऑप्टिकल स्टीरियो का ही पार्ट है, तो आप इनमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म को इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। कैसे? देखो स्टीरियो आइसोमर्स क्या होता है, स्टीरियो मतलब होता है आपका स्पेस, आपको पता है, और स्पेस मतलब होता है 3D। और 3D में मैंने आपको बोला था कि 3D में आपने कुछ नहीं देखना होता है, 3D में ये देखना होता है कि आपके एटम्स कैसे अरेंज हैं। आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने बोला इन सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, ठीक है, तभी तो आइसोमर है। और इन सबका जो वो है मॉलिक्यूलर फॉर्म, सॉरी हाँ, इन सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, तभी तो ये एक दूसरे के आइसोमर है। लेकिन इन सब में जो एटम का ओरिएंटेशन होगा, या फिर आप बोल सकते हो एटम की जो पोजीशन होगा, उनका जो स्पेस में अरेंजमेंट होगा वो डिफरेंट होगा। और आप देखेंगे भी तो आपको क्लियर होगा। देखो एक बार ध्यान से सुनना, आप देख सकते हैं इन सब में ये चारों के चारों जो मेरे ऑप्टिकल आइसोमर बने हैं टार्ट्रिक एसिड के, ये चार ही क्यों बने अभी बताऊंगी, बोला मैंने। अभी जस्ट देखो ये चार मेरे ऑप्टिकल आइसोमर है टार्ट्रिक एसिड के, इन चारों में एटम का अरेंजमेंट डिफरेंट डिफरेंट होगा। लिख के ले लो कैसे होगा, आप देख लो। सबसे पहले आप देखो मॉलिक्यूल फर्स्ट को, आप देखो इसके कार्बन नंबर सेकंड और थर्ड को कंपेयर करना, बिकॉज सबके ऊपर और नीचे तो COH ग्रुप ही है। कार्बन नंबर सेकंड में इसके पास लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन और राइट साइड में हाइड्रोक्सी है। क्या इसके पास है लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन हाइड्रोक्सी? नहीं है। क्या इसके पास है? हाँ, इसकी लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी है, तो आपको लगेगा ये दोनों बिल्कुल सेम है, बट नहीं है सेम। क्यों? क्योंकि कार्बन नंबर थर्ड पे जाओ, इसके पास यहाँ पे हाइड्रोक्सी और इसके पास हाइड्रोजन है, लेफ्ट साइड पे हाइड्रोक्सी राइट में हाइड्रोजन, तो क्या इसके लेफ्ट साइड में हाइड्रोक्सी? नहीं, इसके पास लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन और राइट साइड में हाइड्रोक्सी। तो देखो ये दोनों आपको लग रहे थे सिमिलर, लेकिन ये दोनों सेम है नहीं। आप कार्बन नंबर सेकंड को कंपेयर करो इसके साथ, क्या ये सेम है? नहीं है। इसके पास लेफ्ट में हाइड्रोजन राइट में हाइड्रोक्सी, इसमें यहाँ पर को हाइड्रोक्सी और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो डिफरेंट है। तो ये जो है सबसे डिफरेंट है, आप इसको भी कंपेयर कर लो। इसके कार्बन नंबर सेकंड पे लेफ्ट में हाइड्रोक्सी है, लेफ्ट में हाइड्रोक्सी कहीं दिख रहा है कार्बन नंबर सेकंड में? हाँ, यहाँ पे दिख रहा है, लेफ्ट पे हाइड्रोक्सी और राइट में हाइड्रोजन, इसके पास भी सेम था। तो आपको लगेगा ये दोनों तो बिल्कुल सेम लग रहे हैं, बट एक्चुअल में है नहीं। क्यों? अगले वाले कार्बन को कंपेयर कर लो, इसके पास लेफ्ट में हाइड्रोजन राइट में हाइड्रोक्सी है, इसके पास लेफ्ट में हाइड्रोक्सी राइट में हाइड्रोजन है। इट मीन्स मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि ये सब के सब आपके आइसोमर है, आपको देख के पता चल गया, बिकॉज सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिकल आइसोमर है, ये पता कैसे चलेगा? आइसोमर में भी ये पता चलता है बाई एक्सपेरिमेंट, जब ये प्लेन पोलराइज लाइट के टुवर्ड्स डिफरेंट बिहेवियर दिखाता है, मैंने पहले के लेक्चर पे भी बताया था। अब ऑप्टिकल आइसोमर स्टीरियो का पार्ट है, स्टीरियो आइसोमर है, ये कैसे पता चला? हमने देखा भाई यहाँ पे एटम का स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट है, इस वजह से स्टीरियो आइसोमर है। अभी तक कितनी चीज क्लियर आई? अब मैंने आपको जैसे बोला कि टार्ट्रिक एसिड की ये चार ऑप्टिकल आइसोमर है, ये चार ही कैसे हैं, हमको कैसे पता चला? तो भाई लास्ट लेक्चर पे मैंने बताया तो था, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर आपने किसी भी कंपाउंड का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म निकालना है कि कितने ऑप्टिकल आइसोमर आपके कंपाउंड में प्रेजेंट है, तो उसके लिए आप एक फॉर्मूला यूज करोगे, वो होगा n⁻², या फिर आप बोल सकते हो n का स्क्वायर, और जहां पे n इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ कायरल कार्बन। मैंने एग्जाम्पल के लिए लास्ट के लेक्चर पे लैक्टिक एसिड लिया था, और हमने देखा था जो हमारा लैक्टिक एसिड है उसमें सिर्फ एक कायरल कार्बन है, और क्योंकि एक कायरल कार्बन है तो 2⁻1 होगा, तो आंसर क्या आएगा? 2। यानी कि लैक्टिक एसिड के लिए हमें दो ऑप्टिकल आइसोमर मिले थे, ये लास्ट के लेक्चर पे मैंने बताया था। अब सेम वे पे आप टार्ट्रिक एसिड का निकालो, टार्ट्रिक एसिड में कितने कायरल कार्बन आपको ढूंढने पड़ेंगे। तो हमने बोला भाई हमारे पास एग्जाम्पल है एक से ज्यादा कायरल कार्बन का, तो यहाँ एक से ज्यादा कायरल कार्बन तो होंगे, बट कितने होंगे वो कैसे पता चलेगा? तो देखो कायरल कार्बन कैसे निकालते ये भी बताया था, और वो आपको समझ में भी आ गया होगा कि कितने होते हैं, दो होंगे इसमें। कैसे होंगे दो? देखो हम देखेंगे इस कार्बन को, देखो क्या ये कोई कायरल कार्बन है? बिल्कुल नहीं है भाई, ये जो कार्बन है वैसे टोटल 4 कार्बन है,
लेकिन पहला और चौथे कार्बन में कोई भी कायरल सेंटर नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज भाई कायरल कार्बन होने के लिए कार्बन के पास 4 डिफरेंट टाइप के ग्रुप होने चाहिए। लेकिन COH ग्रुप को अगर आप देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से होता है, इसमें एक साइड में कार्बन है, एक साइड में हाइड्रोक्सी है, लेकिन 2 बॉन्ड एक ही एटम से जुड़ा हुआ है, तो इसमें कोई कायरल कार्बन तो होगा ही नहीं, इसमें भी कोई कायरल कार्बन नहीं होगा। लेकिन जो कार्बन थर्ड है और जो कार्बन फोर्थ है, इसमें कायरल सेंटर है। कैसे है पता चला? आप देख लो, इस कार्बन को देखो, इसके एक साइड है हाइड्रोजन, एक साइड है हाइड्रोक्सी, एक साइड है कार्बोक्सी और एक साइड है ये पूरा ग्रुप, तो ये भी कायरल कार्बन है। और कायरल कार्बन को हम स्टार से इंडिकेट करते हैं, जो कि कुछ इस टाइप से दिखता है। सेम वे पे आप इसके नीचे वाला कार्बन यानी कि कार्बन थर्ड को देख लो, इसके इस कार्बन को देखोगे तो इसके एक साइड कार्बोक्सी, एक साइड हाइड्रोजन, एक जगह हाइड्रोक्सी और एक जगह आपका ये पूरा ग्रुप, इसे हम एक कंसीडर करते हैं। तो मैं बोल सकती हूँ कि इसके ये भी 4 डिफरेंट टाइप के ग्रुप से बना हुआ है, तो ये भी आपका क्या है? कायरल कार्बन है। सेम वे पे आप बचे हुए कंपाउंड को भी चेक कर लीजिएगा, सब में आपको 2 कायरल कार्बन देखने को मिलेंगे। अब मुझे बताओ, इतना पता चल गया टार्ट्रिक एसिड में कितने कायरल कार्बन होते हैं? 2 कायरल कार्बन होते हैं। तो बताओ, मैं इसके ऑप्टिकल आइसोमर निकाल सकती हूँ? बिल्कुल निकाल सकती हूँ। ऑप्टिकल आइसोमर का फॉर्मूला है कायरल कार्बन का स्क्वायर। तो यहाँ पे कायरल कार्बन कितने हैं? 2, 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4। तो मेरे पास टोटल कितने ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे? 4, और मैंने ये 4 ही यहाँ पे आपके लिए ड्रॉ किए। क्लियर हुआ ना? होप आपको क्लियर हो रहा हो जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। समझ गए? अब देखो, इतनी चीजें मैंने आपको बता दी, तो मैंने अभी तक इतनी चीज बताई कि हमने टार्ट्रिक एसिड लिया, टार्ट्रिक एसिड का फॉर्मूला भी याद करा दिया, स्ट्रक्चर भी याद करा दिया। ये चारों स्ट्रक्चर आपके कहाँ से आए? क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपके टार्ट्रिक एसिड के कितने बन रहे हैं? 4। ये चारों के चारों आपके ऑप्टिकल आइसोमर है आपके टार्ट्रिक एसिड के सब आपके डिफरेंट है। किसके बेसिस पे? एटम के ओरिएंटेशन, या फिर आप बोल सकते हो एटम का स्पेस में अरेंजमेंट के बेसिस पे 4 डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर हमको मिले। अब इन्हीं स्ट्रक्चर, ये जो ऑप्टिकल आइसोमर मिले ना, इन्हीं ऑप्टिकल आइसोमर में हमारा एनेंटियोमर और डायस्टीरियोमर होते हैं। क्लियर हुआ? अब देखो, यही ये चीज थ्योरी पे लिखी है। ये बोले इन टार्ट्रिक एसिड सिंस वी हैव अ 2 कायरल कार्बन, हमारे पास 2 कायरल कार्बन थे, इस वजह से हमको 4 आइसोमेरिक फॉर्म मिले, यानी कि इसके 4 आइसोमर मिले, जो कि हैं 1 2 3 4। और इन्हीं 4 आइसोमर में से हमको क्या मिलेगा? एनेंटियोमर और मिलेगा डायस्टीरियोमर। कौन एनेंटियोमर है, कौन डायस्टीरियोमर है, वो हमको इसके थ्रू, मैंने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उसको पहले हम खुद समझेंगे, फिर हम इसको पढ़ेंगे। ठीक हो गया? अब सबसे पहले आपको एक लाइन याद होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज वगैरह बाद में बताऊंगी। पहले आपको 2 लाइन याद करनी है कि एनेंटियोमर किसे कहते हैं, डायस्टीरियोमर्स किसे कहते हैं। तो 1 मिनट में से इरेज कर लेती हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन होगा वरना। अब आप यहाँ पे देखिए, मैंने आपसे क्या बोला। अब आपको एनेंटियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स समझने के लिए बस 1-2 लाइन आपको अपने दिमाग में अभी ही फिट कर लेनी है। एनेंटियोमर सुनते ही वो चीज आप अपने दिमाग में ले आना, ठीक है? एनेंटियोमर्स क्या होते हैं? तो देखो, एनेंटियोमर्स आपके वो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, मतलब मैंने जितने भी ये 4 ऑप्टिकल आइसोमर बनाए, इन्हीं में मेरे एनेंटियोमर और इन्हीं में मेरे डायस्टीरियोमर्स छुपे हैं। एनेंटियोमर मेरे कौन होंगे इन चारों में से? तो इतना याद रखना, एनेंटियोमर्स मेरे वो कंपाउंड होंगे जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाएंगे। मतलब वो ऑप्टिकल आइसोमर जो एक दूसरे की मिरर इमेज बना रहे हैं, पहला पॉइंट, जो एक दूसरे के साथ मिरर इमेज बना रहे हैं, और दूसरा पॉइंट कि वो मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजिबल है। अब ये जो मिरर इमेज क्या होती है, नॉन सुपर इम्पोजिबल क्या होता है, मैंने लास्ट के लेक्चर पे भी बताया, पॉइंट टू पॉइंट बताया। यहाँ पे मैं सिर्फ इतनी चीज बोल रही हूँ, आपने उन कंपाउंड को ढूंढना इन चारों में से जो आपका क्या है, मिरर इमेज हो एक दूसरे की, और एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोज हो। नॉन सुपर इम्पोज मतलब एक दूसरे के ऊपर बैठ नहीं रही हो। जैसे आपका पी का मैंने एग्जांपल लिया था, पी की जब आप मिरर इमेज बनाते हो तो ये आपको क्यू जैसी अपेयर होती है, तो ये इसकी मिरर इमेज है, और मिरर इमेज तो बन गई ना। अब इस मिरर इमेज को उठा के आप इसके ऊपर बैठाओगे तो क्या ये ऊपर बैठ जाएगी? क्या इसके ऊपर इम्पोज हो जाएगी? नहीं होगी। आपका पी ऐसा था और इसकी मिरर इमेज बनी है ऐसी, तो ये इम्पोज होगी? नहीं होगी। तो इसी को हम बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। तो अगर आपको कोई ऐसा ऑप्टिकल आइसोमर मिल रहा है तो उसी को हम बोलते हैं एनेंटियोमर, और जो मिरर इमेज ही ना बनाए उसे हम बोलते हैं डायस्टीरियोमर। तो देखो, यहीं पे आपको याद हो गया, क्या बोला? एनेंटियोमर मतलब मिरर इमेज बनाएगा, और वो मिरर इमेज आपकी नॉन सुपर इम्पोजिबल होगी, एक दूसरे के ऊपर नहीं बैठेगी। और अगर कोई मिरर इमेज ही नहीं बना रहा है तो उसको हम बोलेंगे डायस्टीरियोमर। बस इतनी लाइन याद रखना, आप पहचान लोगे, फिर प्रॉपर्टी वगैरह तो डिस्कस करते रहेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? आप पहले स्ट्रक्चर, मतलब आपका ऑप्टिकल आइसोमर 1 और ऑप्टिकल आइसोमर 2 को कंपेयर करो आपस में। तो क्या 1 और 2 एक दूसरे की मिरर इमेज बन रही है? बिल्कुल बन रही है। आप देखो, ऐसा समझो कि इसके बीच में मैंने एक मिरर रखा है, और मिरर रखूंगी तो क्या ये इमेज इसी की मिरर इमेज दिख रही है? देखो, पहला यहाँ पे COH है, COH है, यहाँ COH है, COH है, ठीक है? अब जो मेरे इस साइड है मिरर में, वो इस साइड दिखना चाहिए,
तो देखो दिख रहा है, ये वाली चीज मेरे मिरर में यहाँ पे आएगी, बिल्कुल आएगी। तो देखो ऐसा लग रहा है ना कि बीच में मैंने मिरर लगाया, और अगर मिरर लगाया होगा तो ये इमेज मुझे कुछ इस तरीके से दिखेगी। ये तो आप कर ही सकते हैं। अब देखो मैं बोल सकती हूँ कि फर्स्ट एंड सेकेंड एक दूसरे की मिरर इमेज तो बिल्कुल बना रहे हैं, ठीक है। अब क्या ये एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल है? अब आपने क्या करना है, अपने मॉलिक्यूल को ऐसे ही उठाना है, ऐसा नहीं कि इसे आप घुमा दे रहे हो। आपका हाइड्रोजन यही होना चाहिए, हाइड्रोक्सी यही होना चाहिए, इसे घुमाने की जरूरत नहीं है, मैंने लास्ट लेक्चर पे भी बताया था। तो आप क्या करोगे, इसे एज इट इज पकड़ोगे और एज इट इज इसके ऊपर उठा दोगे। तो COH के ऊपर COH चला जाएगा, हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोक्सी आ जाएगा। समझ में आ रहा? आपने इस हाइड्रोजन को लाए तो ये इसकी हाइड्रोक्सी के ऊपर बैठेगा, हाइड्रोक्सी हाइड्रोजन के ऊपर बैठेगा, तो ये तो इम्पोज ही नहीं हो रही। तो मैं बोल सकती हूँ ये मिरर इमेज भी है और नॉन सुपर इम्पोजेबल भी है, और यही कंडीशन होती है हमारे एनेंटियोमर की। मैंने बोला मिरर इमेज भी हो और नॉन सुपर इम्पोजेबल भी हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं ए बोल रही हूँ, ठीक है, मैंने लास्ट लेक्चर पे बताया था ए मेरा एक अल्फाबेट है, इसकी मिरर इमेज ऐसी ही आएगी, तो ए इसका मिरर इमेज ऐसा ही आएगा। अब मैं इसको पकड़ के इसके ऊपर रखूं तो क्या ये इम्पोज हो जाएगा? ये नहीं होगा, बिल्कुल हो पाएगा। इसको अगर मैं इसके ऊपर रखूं तो ये ऐसे ही बैठेगा, लगेगा ही नहीं कि मैंने किसी चीज को इम्पोज किया है। तो ये होती है सुपर इम्पोजेबल इमेज, लेकिन ये है आपकी नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज जो एक दूसरे के ऊपर बैठती नहीं है। और आप देखो ये भी इसके ऊपर नहीं बैठ रही, क्यों? क्योंकि हाइड्रोक्सी के ऊपर आपका हाइड्रोजन बैठेगा तो अलग ही एटम तो आ गया। तो मैं बोल सकती हूँ स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2, यानी कि जो ऑप्टिकल आइसोमर 1 और ऑप्टिकल आइसोमर 2 हैं, वो एक दूसरे की मिरर इमेज भी हैं और नॉन सुपर इम्पोजिबल भी हैं। और ऐसे ही ऑप्टिकल आइसोमर को हम क्या बोलते हैं? एनेंटियोमर्स बोलते हैं। तो बस यही तो है एनेंटियोमर। तो ये हमारा क्या होता है? एनेंटियोमर। और आप देख सकते हो यहाँ पे यही चीज लिखी है कि हमने 1 2 3 4 जो हमारे स्ट्रक्चर 1 2 3 4 है, ये आपके ऑप्टिकल आइसोमर है टार्ट्रिक एसिड के, जो मैंने बता दिया। देखो उससे सारी चीजें अभी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला जो हमारा ऑप्टिकल आइसोमर 1 और 2 है, ये एक दूसरे की मिरर इमेज है। आर मिरर इमेज टू ईच अदर, बिल्कुल है। एक मिनट, ठीक है। आर मिरर इमेज टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे की क्या है? मिरर इमेज है, ठीक है। अब देखो 3 एंड 4 भी आपको मिरर इमेज दिखेगी। चलो 3 एंड 4 को मैं डायरेक्टली नहीं बोलती हूँ, आप पहले इसको बोलो। फर्स्ट एंड सेकंड को देखा, अब सेकंड और थर्ड को देखो। क्या मैंने बनाया इस तरीके से ताकि आप आंसर सही कर सको। देखो आप सेकंड और थर्ड को देखोगे, क्या ये आपको मिरर इमेज लग रही है? आप डाल दो मिरर इनके बीच में, तो आपको क्या लग रहा है? ये इसकी मिरर इमेज है? नहीं। देखो COH COH की जगह है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन की जगह है, हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी की जगह है। तो यहां तक तो हमको लग रहा है मिरर इमेज है। ऊपर वाला यहां तक का तो हमको लग रहा है कि मिरर इमेज है, यहां तक का पोर्शन लग रहा है ना मिरर है, लेकिन नीचे नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्सी है, तो यहाँ पे हाइड्रोक्सी आना चाहिए था ना, तभी तो मिरर इमेज लगता। तो मैं बोल सकती हूँ कि ये मिरर इमेज नहीं बना रहा है, यहाँ पे हो रही है गड़बड़। तो हम बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चर सेकंड और थर्ड एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं बना रहे हैं। मिरर इमेज ही नहीं बन रही है तो भाई एनेंटियोमर की तो बात ही नहीं आई। तो सेकंड और थर्ड तो नहीं है मिरर इमेज, लेकिन थर्ड एंड फोर्थ को देख लो भाई। ऐसे आप एक एक करके सबको कंपेयर कर सकते हैं। इतना टाइम तो नहीं है तो मैं आपको डायरेक्टली बोल रही हूँ। मैंने सेकंड थर्ड को करा दिया, अब थर्ड एंड फोर्थ को करा के देखो। इन दोनों के बीच में डालिए मिरर। देखो अगर मैं यहाँ पे मिरर रख दूं, आप खुद ही देख लो, अगर मिरर होता यहाँ पे तो ये इमेज ऐसे ही तो दिखती। हाइड्रोक्सी यहीं पे आता, हाइड्रोक्सी यहीं पे आता, हाइड्रोजन यहाँ पे आता, हाइड्रोजन यहाँ पे आता। तो आप देख सकते हैं ये दोनों मिरर इमेज है, ये दोनों मिरर इमेज है। तो यहाँ पे ये चीज लिखी है कि स्ट्रक्चर 1 और 2, स्ट्रक्चर नहीं बोलना चाहिए, ऑप्टिकल आइसोमर 1 और 2। ऑप्टिकल आइसोमर टार्ट्रिक एसिड के 4 थे, जिसमें से ऑप्टिकल आइसोमर 1 और 2 और 3 एंड 4 एक दूसरे की मिरर इमेज बन रहे हैं। और मिरर इमेज के साथ साथ एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल भी है। अगर आप उठा के इसके ऊपर बैठाओगे तो नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसको ऊपर बैठाओगे तो ये हाइड्रोक्सी के ऊपर आएगा, लेकिन हाइड्रोक्सी के ऊपर तो नहीं आना चाहिए ना। इम्पोज करना है तो हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन होना चाहिए, हाइड्रोक्सी के ऊपर हाइड्रोक्सी होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो हम बोलेंगे क्योंकि ये एक दूसरे की मिरर इमेज है और क्योंकि ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है, जिस वजह से हम बोलेंगे कि ये आपके एनेंटियोमर है। तो हमने इन्हीं में से एनेंटियोमर पहचान लिया। देखो कितना आसान था। अब देखो हमने ये चीज लिखी भी हुई है यहाँ पे। इसने बोला कि 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 आर द एनेंटियोमर। तो देखो आपने डायग्राम के साथ, स्ट्रक्चर के साथ, एग्जाम्पल के साथ ये चीज बता दी कि पहला और दूसरा और तीसरा और चौथा क्यों आपस में क्या है? एनेंटियोमर है। ठीक हो गया। अब एनेंटियोमर समझ गया। अब डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं? हमने बोला था भाई डायस्टीरियोमर्स के लिए एक लाइन याद करना कि डायस्टीरियोमर्स वो है जो मिरर इमेज ही ना बनाए। ठीक है, मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल की तो बात है, चलो जिन्होंने मिरर इमेज आपस में नहीं बनाई है वो आपके क्या होंगे? डायस्टीरियोमर। अब देखो पहले और दूसरे की तो मिरर इमेज बन गई, क्या दूसरे और तीसरे की मिरर इमेज बन रही थी? नहीं बन रही थी भाई। दूसरा और तीसरा एक दूसरे की मिरर इमेज बना ही नहीं रहे हैं। पहला और तीसरा भी एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं बनाएंगे, चौथा और पहला भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि देखो ये एक पेयर है, ये एक पेयर है। ठीक है, अब आप इसको इसके साथ भी लो, इसको इसके साथ भी लो, ये मिरर इमेज नहीं बनाएंगे।
इसको इसके साथ भी लो, इसको इसके साथ भी लो, ये भी मिरर इमेज नहीं बनाएंगे। तो यही चीज यहाँ पे लिखी है कि पहले को आपने थर्ड के साथ लिया, पहले को आपने फोर्थ के साथ लिया, ये तो बोला इसको आपने इसके साथ लिया, देखो ये एक पेयर, ये एक पेयर, इसको आपने उठा के इसके साथ लिया, इसको आपने उठा के इसके साथ लिया, ये दोनों आपके मिरर इमेज कभी नहीं बनाएंगे, तो ये बन गए डाइस्टीरियोमर्स। सेम वे पे आपने इसको लिया इसके साथ, इसको लिया इसके साथ, ये भी कभी मिरर इमेज नहीं बनाएंगे, तो ये बन जाएंगे आपके डाइस्टीरियोमर्स। तो ये चीज बोल रहा है कि पहला और तीसरा, और पहला और चौथा, दूसरा और तीसरा, और दूसरा और चौथा, ये कभी भी आपस में मिरर इमेज नहीं बनाएंगे। और क्योंकि अगर ये मिरर इमेज नहीं बनाएंगे तो ये चार हमारे क्या बन जाएंगे, डाइस्टीरियोमर्स बन जाएंगे। क्योंकि डाइस्टीरियोमर्स को पहचानना होता है बहुत आसान, आपने देखना है वो ऑप्टिकल आइसोमर जो आपस में मिरर इमेज नहीं बनाएंगे वो बन जाएंगे डाइस्टीरियोमर्स। तो बस इतनी चीज आपने समझनी थी। होप आपको ये सारी चीजें क्लियर आ गई होंगी। मैंने ये ट्राई किया कि मैं आपको एग्जाम्पल के साथ पहले समझा लूं, फिर मैं अब आपको थ्योरी के पास लेके चलूंगी तो आपको क्लियर आ जाएगा। ठीक है, बस इतना कर लिया ना, इसमें भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, बट थ्योरी लिखना जरूर लिखना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं एनेंटियोमर्स क्या होते हैं, विद डेफिनेशन, विद थ्योरी, प्रॉपर्टीज वगैरह। तो इसने लिखा है एनेंटियोमर एक टाइप के ऑप्टिकल आइसोमर ही है। ओके, ऑप्टिकल किसी भी कंपाउंड का आपने ऑप्टिकल आइसोमर निकाले, जैसे टार्ट्रिक एसिड के 4 निकले, उन्हीं में कोई आपका एनेंटियोमर होगा, उसी में कोई डायस्टीरियोमर होगा। तो हमने बाय डेफिनेशन बोला कि वो ऑप्टिकल आइसोमर which are non-superimposable mirror image to each other। तो वो सारे ऑप्टिकल आइसोमर जो एक दूसरे की मिरर इमेज हैं और मिरर इमेज के साथ साथ एक दूसरे के ऊपर इम्पोज भी नहीं हो रहे हैं, ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर को हम पर्टिकुलरली क्या नाम देंगे, एनेंटियोमर्स देंगे। अब एक चीज और लिखिए, ये आप प्रॉपर्टीज में भी लिखते हैं, ये आप डेफिनेशन में भी लिखते हैं। ये बोल रहा है एनेंटियोमर्स हैविंग द सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी बट रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन अपोजिट डायरेक्शन बट द सेम एक्सटेंट। तो ये बोल रहा है एनेंटियोमर्स आपके वो कंपाउंड होते हैं जिनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। मतलब आप बोल सकते हो कि ये दोनों एक दूसरे के एनेंटियोमर्स थे, ये दोनों एक दूसरे के एनेंटियोमर्स थे। इट मींस ये वाला जो टार्ट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर है, ये वाला जो, इन दोनों की क्या होगी, प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों बिल्कुल सेम होंगी। बस डिफरेंस कहाँ पे आएगा, डिफरेंस इस पे आएगा कि ये जो है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एक अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में। अब ऐसा भी क्यों बोल रही हूँ, देखो मैं आपको दोबारा एक चीज बोलती हूँ। हमने लास्ट लेक्चर पे जब पढ़ा था, जब मैंने आपको ये बताया था कि ऑप्टिकल आइसोमर आपके 3 टाइप के हो सकते हैं, बोला था ना मैंने, बोला एक डी कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन नहीं बोलना चाहिए, डी आइसोमर होगा, एक एल आइसोमर होगा, एक मीसो वाला होगा। ठीक है, तो मीसो तो हमारा यहाँ पे आता ही नहीं है, एक डी वाला होगा और एक एल वाला होगा। तो जो ये डी और एल आइसोमर होते हैं, इन दोनों को ही हम क्या बोलते हैं, एनेंटियोमर। ये बात मैंने कल भी आपको बोली थी। तो ये जो आपके ये एनेंटियोमर का एक पेयर है, इनमें से एक डी होगा और एक आपका एल होगा। ये दोनों हैं, इनमें एक डी होगा एक एल होगा। डी आपको पता है क्या होता है, डी होता है जो आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट करे। एल होता है जिनके ऊपर अगर आप प्लेन पोलराइज्ड लाइट डालोगे तो ये उसे लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करे। तो हमको पता है, और ये चीज भी मैंने पहले भी बोली थी, अभी तक हम लोग जितने भी आइसोमर्स पढ़ रहे थे उसमें हम बोल रहे थे कि आइसोमर्स की फिजिकल एंड केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, लेकिन सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमर एक ऐसे आइसोमर हैं जिसमें हम ये बोलते हैं कि इन आइसोमर्स की सारी प्रॉपर्टीज फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल सबको सेम होती है। डिफरेंस किस में आता है, ऑप्टिकल। ऑप्टिकल मतलब होता है लाइट, ऑप्टिकल मतलब क्या होता है, लाइट। लाइट का में डिफरेंस आता है कि मतलब आपके मॉलिक्यूल जो है वो लाइट, जो कि पर्टिकुलरली प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, उसको क्या है, डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेट करता है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि ये आपकी सेम एक्सटेंट, मतलब सेम एक्सटेंट की लाइट को ये लेफ्ट की ओर रोटेट कर रहा है तो दूसरा राइट की ओर रोटेट कर रहा होगा, सेम ही एक्सटेंट पे। क्लियर हुआ। तो बस यही चीज इसने यहाँ लिखी हुई है कि एनेंटियोमर्स आपके वो कंपाउंड होते हैं जिनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम होती है। बट एक डिफरेंस आपको दोनों में देखने को मिलेगा, जब आप एक्सपेरिमेंटली चेक करोगे तो आपको मिलेगा जो आपका आइसोमर ए है और आपका आइसोमर बी है, जो कि एक दूसरे के एनेंटियोमर है, ये दोनों क्या करेगा, सेम अमाउंट की प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट करेगा। बस ठीक है। अब इनकी प्रॉपर्टीज पे बात करें तो पहली प्रॉपर्टी है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। हमने बोला था एनेंटियोमर्स आपके वो कंपाउंड होते हैं जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाते हैं, आपको बता दिया। दे आर कायरल मॉलिक्यूल, ऑब्वियस सी बात है भाई, कायरल तो होंगे ही। ठीक है, ऑलवेज ऑप्टिकल एक्टिव। एनेंटियोमर्स जो होते हैं ये हमेशा ऑलवेज ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। अब ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ये बात भी मैंने आपको बताई थी, क्या बोला था अभी मैंने आपको, कि हमारे पास 3 टाइप के ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, डी, एल और मीसो। जिसमें से बोला डी, एल, मीसो तीनों ही आपके ऑप्टिकल आइसोमर हैं, लेकिन डीएल जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, मीसो आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ये बताया था। और अभी तो मैंने बोला कि डी और एल ही आपके एनेंटियोमर बना रहे हैं,
तो डी और एल अगर ऑप्टिकल एक्टिव है तो एनेंटियोमर भी तो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, बस वही चीज हो गई। तो ये बोल रहा है ये हमेशा क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है मैंने पहले भी बताई हुई है। अगला ही बोल रहा है डी और एल कंपाउंड विच इज अ मिरर इमेज टू ईच अदर आर कॉल्ड एज एनेंटियोमर। देखो वही डेफिनेशन इसने दे दी जो मैंने अभी आपको बोली। ये बोल रहे किसी भी कंपाउंड के जो डी और एल आइसोमर होते हैं जो कि एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, एक दूसरे के सुपर इम्पोजिबल होते हैं, उन्हीं को हम एनेंटियोमर भी कहते हैं, ठीक है। और वही है एनेंटियोमर हैविंग द सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट बायोलॉजिकल। और देखो इनकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, ये चीज याद रखना। इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है, लेकिन इनका डिफरेंट क्या है, डिफरेंट है प्लेन पोलराइज्ड लाइट के टुवर्ड्स बिहेवियर और इनकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर हुआ, अब ये सारी चीजें बता दी हैं। अब नेक्स्ट है हमारा डाइस्टीरियोमर्स, ठीक है। तो डाइस्टीरियोमर्स और प्रॉपर्टी है, तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ लिखा हुआ है ऑप्टिकल आइसोमर्स व्हिच आर नॉट अ मिरर इमेज टू ईच अदर आर कॉल्ड एज अ डाइस्टीरियोमर्स। तो हमने ये पढ़ा था कि वो ऑप्टिकल आइसोमर जो एक दूसरे के साथ मिरर इमेज ना बनाए, मिरर इमेज ही नहीं बन रही है, ठीक है, तो वो हमारे क्या होंगे, डाइस्टीरियोमर्स होंगे। अब मिरर इमेज ही नहीं बन रही है तो क्या ये सुपर इम्पोज होंगे एक दूसरे पे, नहीं होंगे। एक भाई ऐसा है, एक ऐसा है, एक दूसरे के मिरर इमेज ही नहीं बन रहे, तो अब अगर आप इनको एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करना चाहोगे तो ये क्या इम्पोज हो जाएगा, नहीं होगा। तो ना ये सुपर इम्पोजेबल होते हैं ना ये मिरर इमेज होते हैं। वो मिरर इमेज होते थे लेकिन सुपर इम्पोज नहीं होते थे, ठीक है। अगला लिखा हुआ है डाइस्टीरियोमर्स हैविंग द सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो देखो ये चीज गलत है, यहाँ पर को सेम नहीं है, इनकी डिफरेंट है। जो आपके एनेंटियोमर्स हैं उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम होती है, बायोलॉजिकल डिफरेंट होती है, लेकिन इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है प्रॉपर्टी में, ये बोल रहा है देखो ये नॉन मिरर इमेज होते हैं, एक दूसरे के साथ मिरर इमेज ही नहीं बनाते हैं। कायरल मॉलिक्यूल होते हैं, ऊपर आपने देखा ही है कायरल कंपाउंड है। ये बोल रहा है आपके एनेंटियोमर्स ना हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव रहते हैं, लेकिन ये आपके ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकते हैं, इनएक्टिव भी हो सकते हैं, मतलब ऐसे कोई फिक्स नहीं होता कि ये हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव ही रहेंगे। अगला लिखा हुआ है डाइस्टीरियोमर्स हैविंग अ सेम नहीं डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। तो देखो इनकी बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल सारी प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। अब देखो ये तो आप नॉर्मली लिख ही लोगे। अब बात करते हैं इनके डिफरेंस पे, ठीक है। तो डिफरेंस क्या लिखा हुआ है, यहाँ एनेंटियोमर्स हो गए, यहाँ पे हमारे डाइस्टीरियोमर्स हो गए। तो ये बोल रहा है एनेंटियोमर्स पे दे आर स्टीरियो आइसोमर्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर शेप। ये बोल रहे हैं ये वो स्टीरियो आइसोमर्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर शेप बिल्कुल सेम होता है। मॉलिक्यूलर शेप सेम है इस वजह से ये मिरर इमेज तो बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है डाइस्टीरियोमर्स में, ये भी आपके स्टीरियो आइसोमर्स ही है, ये भी आपके ऑप्टिकल आइसोमर ही है, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर शेप डिफरेंट होता है। और मॉलिक्यूलर शेप डिफरेंट होने की वजह से, मॉलिक्यूलर शेप मतलब मॉलिक्यूल का जो शेप है वो डिफरेंट होने की वजह से ये कभी भी मिरर इमेज नहीं बना पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट तो यही बोल रहा है कि ये आपके मिरर इमेज होते हैं, ये आपके नॉन मिरर इमेज होते हैं, ठीक हो गया। आगे लिखा हुआ है नॉन सुपर इम्पोजिबल, इम्पोज ही नहीं होते हैं, लेकिन ये भी आपके नॉन सुपर इम्पोजिबल है। ये मिरर इमेज बट नॉन सुपर इम्पोजिबल, ये नॉन मिरर इमेज और नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं, ठीक है। ये बोल रहे हैं इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होती है, लेकिन डिफरेंट क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी और प्लेन पोलराइज्ड लाइट के टुवर्ड्स इनका बिहेवियर। लेकिन डाइस्टीरियोमर्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। साथ ही साथ आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट पे बिहेवियर और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होती है। ये हमेशा पेयर्स पे अकर करते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ पर हो सकते हैं, जैसे हमने देखा था 1 और 2 का पेयर था, 2 और 3 का पेयर था, ये हमेशा पेयर में मिलेंगे एनेंटियोमर्स। लेकिन डाइस्टीरियोमर्स ऐसा नहीं होता है कि पेयर्स में मिलेंगे, ये कितने भी नंबर पे आपके मॉलिक्यूल पे हो सकते हैं, वो तो डिपेंड करता है कितने ऑप्टिकल आइसोमर आपके बन रहे हैं। और ये बोल रहे हैं ना एनेंटियोमर्स को हम सेपरेट भी नहीं कर सकते इजीली। आप ना कभी भी एनेंटियोमर्स का जब आप सेपरेशन देखोगे, जैसे मैं बोलूं मेरे पास एक मिक्सचर है जिसपे मेरे पास एनेंटियोमर्स है, ठीक है, मतलब डी वाला भी है और एल वाला आइसोमर दोनों है, ठीक है, एनेंटियोमर है। अब ये बोल रहा है इनको ना हम सेपरेट नहीं कर सकते, इन दोनों का रेजोल्यूशन इतना आसान नहीं होता, इन दोनों को सेपरेट हम इतनी आसानी से नहीं कर सकते, लेकिन डाइस्टीरियोमर्स को हम सेपरेट करते हैं। और अगर एक चीज बोलूं तो एनेंटियोमर्स को सेपरेट करने से पहले उनको हमको डाइस्टीरियोमर्स अगर आप करना ही चाहते हैं तो पहले हम उसे डाइस्टीरियोमर्स बनाते हैं, तब जाके हम उसे सेपरेट करते हैं। ये चीज आपके सिलेबस में नहीं है, बट इतनी सी चीज आपने ध्यान में रखना है जो मैंने आपको आज बताया है। होप लेक्चर आपको समझ में आया हो, जैसे मैं समझाना चाहती थी वो मैं समझ पाई हूँ आपको, ठीक है। तो देखो बस इतना ही है, आपने थ्योरी तो आपको देखो थ्योरी में तो 10 मिनट भी नहीं लगे होंगे समझाने में, बट ये कॉन्सेप्ट है, ये समझ जाओगे तो सारी चीजें बन जाएंगी, ठीक है। तो बस ये था हमारा आज का लेक्चर, होप लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल भी रहा हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते हुए भी जाइएगा। तो अब इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।